हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। चलो आज हम करेंगे सेल इन सीरीज़, राइट। आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज़। तो सेल्स इन सीरीज़ हम करेंगे, सेल्स इन सीरीज़, ठीक है। सीरीज़ में हम क्या करते हैं, सेल लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, ठीक है। आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज हमने क्या करना है, हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं, राइट। बहुत सारे सेल्स हैं, ये देखो, एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का साथ में ही होता है, मैंने आपको पहले बताया था। ये पूरा सेल ही गिना जाता है। ये R जो है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये सारे जो आइडेंटिकल सेल्स हैं, आज हम आइडेंटिकल सेल्स ही करेंगे, फिर उसके बाद हम डिफरेंट सेल्स भी करेंगे, राइट। ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, मतलब है आइडेंटिकल हैं, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अप टू 100 ऑन कितने हैं आगे जाके 100 CN तक। ये मान लो हमारे पास सेल 1 है, ये सेल 2 है, दिस इज सेल 1, ये जो इतना है ये सेल 1 है, ये सेल हमारे पास 2 है। ऐसे 100 ऑन हमारे पास कितने सेल हैं, CN सेल, नंबर ऑफ सेल्स आते हैं, राइट। हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स हैं, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, C1 C2 अप टू 100 ऑन C1 C2 C3 अप टू 100 ऑन CN तक हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल सेल्स हैं। What is R here? R क्या है? That is the internal resistance of a cell. What is R here? That is the internal resistance किसका? Of a cell. ये इंटरनल रेजिस्टेंस है किसका, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर, डायग्राम पता चल गया। अब हमने क्या करना है, ये पता चल गया, ये मैं मिटा रहा हूं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दें। ये n सेल्स हैं, n सेल्स कनेक्टेड हैं। यहाँ पर R क्या है हमारे पास, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। व्हाट इज R here? दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। R क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सिंस द सेल्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सारे सेल जो हैं वो सीरीज में क्या है, कनेक्ट है, राइट। तो अफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये हमारे पास n सेल्स हैं, राइट, C1 C2 C3 अप टू 100 ऑन, राइट। और हर सेल की जो EMF है वो E है। तो हमारे पास टोटल अफेक्टिव EMF कितनी होगी, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं, सिंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो द टोटल EMF ऑफ n सेल्स, मतलब अफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, क्या बोलेंगे हम, अफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी होगी, अफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको छोटा कर दूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, अफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन कितनी होगी, E प्लस E अप टू 100 ऑन कहाँ तक, EN तक। ये बोला मैंने, अफेक्टिव EMF जो हमारे पास होगी वो कितनी होगी, E प्लस E अप टू n टर्म्स हो जाएगी, n टर्म्स है ना, राइट। अब हमारे पास n टर्म्स आ रही है, यहाँ पर n टर्म्स आ रही हैं, E। तो आपको पता है कि सीरीज में EMF कैसे जुड़ती है, सीरीज जुड़ती है, ये तो मैंने आपको बताया था, अप टू n टर्म्स। तो हमारे पास क्या बन गया, ये NE। दिस इज द अफेक्टिव EMF ऑफ द सेल। E प्लस E अप टू 100 ऑन n टर्म्स है, तो हमारे पास क्या बन गया, E इफेक्टिव कितना बन गया, n इंटू E के बराबर। ओके, अब नेक्स्ट
द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो इसके साथ भी आर है, इसके साथ भी आर है, इसके साथ भी क्या है, आर है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आर अफेक्टिव लिख रहा हूँ, अफेक्टिव, टोटल अफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंसेज हैं, सीरीज में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, कैसे कैसे करेंगे, आर प्लस आर अप टू सो ऑन एन टर्म। तो सीरीज में कैसे जुड़ता है, आर प्लस आर एन टर्म्स है तो कितना आएगा, एन आर ही आएगा। अगर हम सीरीज में इसको देखें तो जब आप इसको एन टर्म्स को जोड़ोगे तो हमारे पास आर अफेक्टिव कितना आएगा, देखो ई अफेक्टिव हमारे पास कितना आया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ई अफेक्टिव हमारे पास कितना है, एन इंटू ई। आर अफेक्टिव हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल टू एन इंटू आर, क्योंकि आर प्लस आर को जब आप जोड़ोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, एन आर बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई। दिस इज द टोटल अफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज द टोटल अफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको हमने मिटा दिया। अब जो हमारे सारे सेल्स थे उनको इकट्ठा करके हमने एक सेल बना दिया, ये देखो ऐसे बन गया, यही था, ध्यान से देखिए, ये पूरा इकट्ठा करके हमारे पास क्या बन गया, एन ई, ये क्या बन गया, एन आर, यहाँ पर क्या था, आर, तो यही बना, और तो किया ही कुछ नहीं हमने। समझ आ रही है, हमने क्या किया कि जितने भी सेल थे उनको इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास एन ही आ गया, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द सेल, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया, एन आर, तो हमने उन सभी को इकट्ठा करके एक सेल बना दिया, ये हमारे पास एक ही सेल बन गया। उस सेल की ईएमएफ कितनी है, एन ई, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर। नाउ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पहले आपने इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना बना, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना है, दैट इज आर प्लस, देखो आर तो था सीरीज में है ना, ये देखो ये सेल के इस तरफ को है, ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल में है, ये एक ही वायर है, सेल के क्रॉस देखो आप, ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, आर प्लस एन आर। दिस इज द टोटल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये बात क्लियर होगी, पता चल गया। अब हमने क्या निकालना है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो होगा, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो होगा, बताओ कितना करंट फ्लो होगा, आई, कितनी ईएमएफ है, टोटल इफेक्टिव ईएमएफ एन ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस एन आर। दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैं नीचे करते हैं, ये राइट, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई इज इक्वल टू एन ई ओवर आर प्लस एन आर। क्लियर है, राइट, ये हमारे पास अफेक्टिव करंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इसके स्पेशल केसेस है, ध्यान से सुनना, स्पेशल केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस क्या है, पहला, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, मतलब जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर आपका बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है तो इसका मतलब आर बहुत बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू एन आर, तो एन आर को आप अप्रॉक्सीमेटली क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, क्योंकि आर तो बहुत ही बड़ा है।
तो इसका मतलब आर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर हो गया, आर प्लस एन आर किसके बराबर हो गया, आर के बराबर। नाउ आई किसके बराबर आएगा, हमारे पास आई किसके बराबर था, आई किसके बराबर था, जब हमने आई निकाला तो आई हमारे पास किसके बराबर था, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। लेकिन ये आर प्लस एन आर अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, आर के बराबर। तो आई किसके बराबर आ गया, एन इंटू ई बाय आर। यही बात। तो क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं और हमने वो सीरीज में लगाए हुए हैं, तो जो हमारा करंट होगा वो जितना एक सेल का करंट होगा और जितने आपने सेल लगाए उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे उतना करंट, मतलब करंट बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। कितने टाइम बढ़ जाएगा, n टाइम, क्योंकि एक सेल में से करंट कितना जा रहा है, E अपॉन आर। तो n सेल्स में कितना जाएगा, n इंटू ई अपॉन आर। कब, जब हमने क्या किया हुआ है, सेल्स जो हैं वो सीरीज में लगाए हुए हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत लार्ज है, दैट इज द वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सम ऑफ द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल। मतलब सेल में जितना टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था, जितने भी सेल थे, उनसे ज़्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब आर जो है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हमने लगाया, कहाँ लगाया था, मैं डायग्राम यहाँ पर ला के बता देता हूँ। ये था हमारे पास, ये एन ई, ये एन आर, यहाँ पर लगाया था हमने आर। ये रेजिस्टेंस जो है, ये दिस आर that should be very very greater than n r। ये r जो होगा, ये क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको ज़्यादा। अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं सीरीज में और आपने को करंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, लार्ज। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज है तो जो करंट ड्रान होगा वो सीरीज़ में जितने भी सेल लगाए हैं वो कितना होगा, जितना एक सेल से करंट ड्रान होता ना, अगर आपने 10 लगाए तो 10 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू ई बाई आर। मतलब करंट आपका उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नंबर 2, सेकेंड, ये फर्स्ट स्पेशल केस था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। सेकेंड केस में उल्टा कर दो, इसमें देखो, इफ r इज वेरी वेरी लेस देन एन आर, क्या हुआ, r इज वेरी लेस देन r, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, r को नेगलेक्ट कर देंगे। तो r प्लस एन आर किसके बराबर होगा, क्योंकि r जो है बहुत छोटा है, तो अप्रॉक्सीमेटली एन आर के बराबर आप सरल है। तो आप क्या लिखोगे, एन ई बाय एन आर। एन और एन कट गया तो आई कितना रह गया, ई बाय आर। कंक्लूजन क्या निकाला आपने, यहाँ से क्या कंक्लूजन आपने निकाला, कंक्लूजन ये निकला बेटा कि अगर आपके पास चाहे 1000 सेल्स हैं, चाहे आपके 100 सेल्स हैं, 1000 सेल्स हैं, 2000 सेल्स हैं, 500 सेल्स हैं, 5000 सेल्स हैं, आपने सीरीज में लगाए हुए हैं, बट अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिल्कुल स्मॉल रख दिया तो आपके पास जो करंट ड्रान होगा वो एक सिंगल सेल का ही होगा। चाहे आपने 5000 सेल लगा दिए, लेकिन करंट किसका आएगा, एक ही सेल का आएगा। क्यों, ये हमने प्रूव कर दिया। ये देखो I इक्वल ई अपॉन आर आ गया। कब, जब आर, आपने कैलकुलेशन तो की थी एन ई और एन आर से, इसी से की थी ना, लेकिन मेरे पास रिजल्ट क्या है, ई बाई आर। कहते जितने मर्जी सेल लगा दो, 100 लगा दो, 200, 300, 4000, 5000, 10000, जितने मर्जी लगा दो, लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका एक्सट्रीमली स्मॉल है एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंसेज, तो आपका जो करंट ड्रान होगा वो सिर्फ एक सेल का ही होगा, बाकी सेल जो है वो आपने फालतू में लगाए हुए हैं, ऐसे उनका यूज़ ही नहीं कोई, राइट। तो करंट ड्रान करने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ये बात क्लियर होगी, पता चल गया, वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा, मतलब एक सेल का ही आपके पास आएगा, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब आ गया हमारे पास सेल्स इन पैरेलल। अब हम करेंगे सेल्स इन पैरेलल।
सेल्स इन पैरेलल। अब पैरेलल में हम करेंगे। अब पैरेलल में क्या होता है आपको पता है, सेल पैरेलल में लगा देते हैं। ये यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये एक सेल, ये फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, एंड सो ऑन हमने सेल्स लगा दिए। ठीक है, कितने सेल्स लगा दिए? एम सेल लगा दिए। मान कितने लगा दिए? एम सेल्स। ये चलता गया, ये चलता गया, चलता गया, यहाँ पर सेल्स लगाया। इसकी EMF E, इसकी R, इसकी EMF E, इसका रेजिस्टेंस R, EMF E, एंड सो ऑन ER। कितने सेल्स लगाए? M सेल्स। M नंबर ऑफ सेल्स कितने यहाँ पर? M है। ओके, इन सभी के साथ हमने क्या लगा दिया? नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने क्या लगा दिया? R लगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब M आइडेंटिकल सेल्स हैं, C1, C2, C3, बहुत सारे सेल्स हैं आपके पास, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आपको पता है सिंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में EMF आपको पता है सेम रहती है, जितने मर्जी लगा लो EMF कितनी रहेगी? E रहेगी। तो सिंस द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अफेक्टिव EMF जो होगी E अफेक्टिव, वो किसके बराबर होगी? E के बराबर। सिंगल सेल की पैरेलल में EMF जो है वो सेम रहती है, जितने मर्जी सेल लगा दो कोई फायदा नहीं, इफेक्टिव EMF कितनी रहेगी? E ही रहेगी, राइट। अब इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ M सेल्स, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ M सेल्स कितना होगा? 1/R अफेक्टिव कितना होगा? 1/R, 1/R अप टू सो ऑन। कितनी टर्म्स हैं? M टर्म। ऐसे ही होगा, अप टू M टर्म्स हैं, तो हमारे पास कितना आएगा? 1/R प्लस 1/R कितना आ गया? M/R आ गया। यही है मैथ में किया हुआ। तो R इफेक्टिव हमारे पास कितना आ गया? जब हम R इफेक्टिव देखेंगे तो R इफेक्टिव किसके बराबर आ गया? R/M। क्लियर होगी बात? तो R इफेक्टिव किसके बराबर आ गया बेटा? दैट इज इक्वल टू R/M। ठीक है, तो R इफेक्टिव आपके पास निकल गया R/M। R इफेक्टिव आपके पास निकल गया, E इफेक्टिव निकल गया। नोट कर लिया आपने? चले आगे। अब हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना। अब हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना। तो जब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या? ये और ये, और यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तो आपको पता ही है कि हमारा सेल है, एक ही सेल। इसकी EMF कितनी आएगी? E ही आएगी M सेल्स की। इसकी कितनी आएगी? R/M। यही है, R इफेक्टिव इतनी आई। नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कितना आएगा? मैंने क्या बताया? टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस R/M। R प्लस R/M, दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस आ गया। नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, द करंट
flowing through the circuit. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा बेटा, कितना करंट फ्लो करेगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितनी है, ई होगी, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस आर बाई एम। राइट, क्लियर है। एलसीएम ले इसका, कितना आ गया, ये एम इधर चला गया तो क्या बन गया, एम ई ओवर आर प्लस ये आर किधर आ गया, ये एम आर इसके साथ आ गया, ये बन गया एम ई ओवर आर प्लस एम आर, यही रहा। वो क्लियर। अब हम करेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस, पहला केस हमारे पास क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम आर, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत क्या है, बड़ा है। राइट, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, तो आर बाई एम प्लस आर, ये अप्रॉक्सीमेटली आर बहुत बड़ा है, क्या रह जाएगा, आर ही रह जाएगा। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस से, ऐसे लिख लो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, स्पेशल केस है। तो आर बाई एम प्लस आर किसके बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा। अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या है, बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। राइट, तो हमारे पास कितना बन गया, ये आर बन गया। राइट, आर बन गया कि नहीं, तो आप यहाँ पर पुट कर दो, तो आई किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो आई है वो किसके बराबर आ गया, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, आपने नेग्लेक्ट कर दिया ना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अगर आर हमारा इस आर से क्या है, बड़ा है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा है तो हमारे पास क्या हुआ कि हमने क्या कर दिया कि इसको नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास क्या रह गया, आर। अब इस केस में हमने आर को नेग्लेक्ट कर दिया, आर को नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, आई इज इक्वल टू एम ई, ये आर हमने नेग्लेक्ट कर दिया, हमारे पास क्या बन गया, एम अपॉन आर। ये एम और ई एम कैंसिल, तो आई किसके बराबर आ गया, ई ओवर आर। आई किसके बराबर आ गया, ई ओवर आर। मतलब क्या हुआ, आपने नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में लगाए थे और आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, लार्ज कर दिया एज कम्पेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके पास जो करंट आया वो सिर्फ एक सिंगल सेल के कारण, जितना करंट होता है उतना आया। तो आई किसके बराबर आ गया आपके पास, अगर आप देखो तो आपके पास जो आई है, ध्यान से देखो इस तरफ, ये आई जो है वो किसके बराबर आ गया आपके पास, ये आई था, ये आई, ये किसके बराबर आ गया, ई अपॉन आर के बराबर आ गया। यहाँ पर जो आपके पास आई था वो एम ई अपॉन एम आर आया, यही से आया, एम ई अपॉन आर नेग्लेक्ट कर दिया, एम आर आ गया तो एम एम कट गया, तो क्या रहेगा, ई अपॉन आई आर। मतलब इतने सारे हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया, सेल लगाए थे, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आपने आर को क्या किया, बहुत बड़ा कर दिया। पहले केस से उल्टा हुआ है, सीरीज़ वाले से उल्टा हुआ है। राइट, सीरीज़ वाले से क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि अगर आपका आर इस आर से बड़ा है तो आपने पैरेलल में जितने भी सेल लगाए उनका कोई फ़ायदा नहीं, एक ही सेल के कारण करंट आएगा उसमें। ओके, क्लियर। अब दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे इसमें, सेकंड केस। सेकंड केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन आर। अब क्या करोगे, अब हमारे पास आर प्लस एम प्लस आर, ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, आर बाई एम, क्योंकि आर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, अब आर हमारा छोटा हो गया। राइट, तो हमारे पास आई किसके बराबर आएगा, क्या था आपके पास आई का फार्मूला, एम ई अपॉन आर प्लस क्या था, एम आर था, यही था।
अब आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस आर प्लस एम आर की जगह आपके पास क्या आ गया, एम बाई आर आ गया, एम बाई आर या आर बाई एम। ठीक है, तो हमारे पास है क्या था कि आपने आर को नेगलेक्ट कर दिया, एक्चुअल में हमारे पास क्या था ये, अब हम आर प्लस एम प्लस आर, अब हम आर को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे कैसे। हमारे पास जो यहाँ पर आया था रिजल्ट, सबसे पहले देखो आई किसके बराबर था, आई जो हमने निकाला था वो आया था ई अपॉन आर बाई एम प्लस आर, यही था। अब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया तो बचा क्या हमारे पास, आई इज इक्वल टू ई, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। मतलब हमारा करंट जो है वो क्या बन गया, m टाइम्स बन गया, करंट क्या बन गया, m टाइम्स। I जो है m टाइम्स E बाई आर आ गया, राइट। तो कहने का हमारे पास मतलब क्या है, इसमें कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में हैं और आपने उस सर्किट से करंट को ड्रान करना है और वो करंट जो होगा वो आपका मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर देना है, बिल्कुल स्मॉल कर देना एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट क्या होगा, m टाइम्स, जितना एक सेल से आएगा उसके m टाइम्स हो जाएगा। अगर ये R बड़ा है तो वो सिंगल का ही रहेगा। समझ आ गई, मतलब सीरीज़ में और पैरेलल में एग्जैक्टली हमारे पास जो स्पेशल केसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है काम। उसमें R हमने बड़ा किया था, इसमें हम R क्या करेंगे, स्मॉल करेंगे तब करंट ज़्यादा आएगा। सीरीज़ में R को बड़ा करेंगे तब करंट ज़्यादा आएगा, पैरेलल में R को कम करेंगे तब हमारे पास करंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसको नोट करो। डन हो गया, चलें आगे। अब इसके बाद आ गया नहीं बेटा नेक्स्ट, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग, इसके बाद आ गया हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल। अब मिक्स ग्रुपिंग में पहले आपने डायग्राम बनाना, फिर मैं मिटा दूंगा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की आपको फटाफट बता दूंगा। ये हमारे पास एक सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल एंड सो राइट, फिर नीचे एक सेल, ये सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, फिर दूसरा सेल एंड सो, फिर तीसरा, ये एंड सो। ठीक है, कितने सेल्स हैं ये, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ऐसे आप जाओगे तो हमारे पास n सेल्स होंगे। इस तत्व को कितने सेल्स हैं, n सेल्स। ऐसे ही नीचे की तरफ बढ़ रहा है काम, ये कितने हैं, m रोज हैं। ऐसी रोज कितनी है, m रोज है, ऐसे सेल्स कितने हैं, n सेल्स हैं। फिर हमने इन सभी को किसके साथ करा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। डन, समझ आ गई नहीं सर, एम रोज को पता चल गया ना आपको, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आपके पास कितनी 100 ऑन एम रोज हैं, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक्सटर्नल एम रोज, ये एम रोज है आपकी सारी और एक्सटर्नल से साथ है। गॉट इट, समझ आ गई, क्लियर है। ये डायग्राम हमने क्या करना है, हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है, राइट। हमने क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। आपको पता है कि ये सेल्स आइडेंटिकल सेल्स हैं, ई आर कितने सेल्स हैं,
n cells, right? तो टोटल EMF ऑफ द सेल इन अ रो, क्या बोल रहे हैं? टोटल EMF, यहां पर लिख देता हूं आप, टोटल EMF ऑफ द सेल्स इन अ रो, इस रो में टोटल EMF ऑफ द सेल्स, कितने सेल्स हैं? ये कितने सेल्स हैं बेटा? n सेल्स, राइट? तो टोटल EMF ऑफ द सेल्स, n सेल्स इन अ रो कितनी आ गई? कितनी आएगी? सीरीज में है तो सीरीज में ऐड होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज इक्वल n, राइट? n ही आएगा, पहले हमने किया सेल्स। अब ये जो रोज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो टोटल EMF ऑफ द n सेल्स इन अ रो, तो n ही आ गया। तो EMF ऑफ द सेल इन वन रो कितनी होगी फिर? m रोज आर पैरेलल, इसमें n सेल्स है तो n ही है, तो टोटल इफेक्टिव EMF कॉम्बिनेशन में कितनी होगी? देखो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल EMF कितनी है? n ही है, तो इसकी भी n ही होगी, इसकी भी n ही होगी, नीचे n ही करते करते n ही आ गई, लेकिन है तो पैरेलल में, पैरेलल में कितनी रहेगी? n ही रहेगी। तो इसका मतलब टोटल इफेक्टिव EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन, या आप सिंपल बोल सकते हैं नेट EMF ऑफ द सेल इन द कॉम्बिनेशन, नेट EMF ऑफ द सेल इन द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में, पूरे कॉम्बिनेशन में कितनी आएगी? NEE आएगी। बताया ना, क्योंकि इसकी सारे की कितनी है? एक सेल की, जब आपने इसके n सेल्स कर दिया तो n ही आ गई, तो इसकी भी n ही आएगी, इसकी भी n ही, इसकी भी n, तो पैरेलल में तो सेम ही होती है, तो टोटल इफेक्टिव EMF कितनी आएगी? NE। समझ आ गई? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दैट इज इक्वल टू NE। हमारे पास जो E इफेक्टिव आ गई, E इफेक्टिव वो NE आ गई, पूरे कॉम्बिनेशन, राइट? क्लियर है? समझ आ गई? क्योंकि पैरेलल में तो EMF उतनी रहेगी चाहे आप जितने मर्जी रोज लगा दो। अब आ गया हमारे पास n cells, they are connected in series, so therefore their total internal resistance of the n cells, total internal resistance सीरीज में अगर आप देखोगे, ये तो EMF ऑफ द सेल निकाली। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस R कितना होगा? NR होगा। द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ n सेल्स, क्या बोला मैंने? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द n सेल्स कितना आएगा? कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू n इंटू R। दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना आएगा? अब हम क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्या निकालेंगे बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना होगा पूरे कॉम्बिनेशन का? मतलब R इफेक्टिव, E इफेक्टिव को हमने निकाल लिया, आप R इफेक्टिव निकालो। तो जब आप R इफेक्टिव निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? अब ये, अब देखो इसका कितना आ गया? NR, इसका भी इधर क्या आएगा? NR, इधर का भी क्या आएगा? NR। तो मतलब NR, ये सारे पैरेलल में हैं, ये सारे क्या है? पैरेलल में। तो अगर आप R इफेक्टिव देखोगे, बता दूँ अब इसको, अगर आप R इफेक्टिव देखोगे तो R इफेक्टिव जो है उसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? 1/R इफेक्टिव, दैट इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, कहाँ तक? M तक, क्योंकि यहाँ पर NR था, फिर NR था, फिर NR था, फिर NR था, तो इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे 1/R इफेक्टिव। तो 1/R इफेक्टिव किसके बराबर आ गया हमारे पास? 1/R इफेक्टिव, ये M टाइम्स था तो क्या बन गया? M/NR, क्योंकि M टाइम्स ही आएगा। तो
तो कितना बन गया M/N R। उसके बाद बचा आपने क्या करना है, R इफेक्टिव निकालना है। तो R इफेक्टिव हमारे पास कितना आ गया NR/M, निकल गया R इफेक्टिव। पूरे कॉम्बिनेशन में R इफेक्टिव NR/M आ गया। E इफेक्टिव हमने कितना निकाला, दैट इज NE। तो बनाओ इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, वो बन जाएगा ना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या बना आपका, ये बना, ये और यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या बन गया, दैट इज R। ये E इफेक्टिव कितना आया NE और इसका कितना आया NR/M। समझ आ गई, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। अब हमने सारी कैलकुलेशन इसको देख के करनी। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये नोट कर लिया आपने। अब निकालो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया R प्लस NR/M। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो करेगा पता है आपको, टोटल EMF दैट इज कितनी इफेक्टिव EMF NE डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस NR/M। क्लियर, राइट। तो हमारे पास I किसके बराबर आ गया NE/R प्लस NR/M। क्लियर होगी बात, पता चल गया। अब आप इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा NME/, ये बन गया MR प्लस NR। ठीक है, NME/MR प्लस NR। क्लियर। अब हम इसको एज इट इज़ नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इसको ऊपर अगर हमने कंडीशन लगाई तो नहीं लग सकती है। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सेट करके यहाँ पर लगाएंगे। कैसे करना है इसको सेट, ध्यान से देखना। सेम थिंग होगी, मैंने वैसे ही लिखना है। ये नोट कर लिया आपने, इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब अगर मैं I को, इसी I को मैं ऐसे लिखूँ, देखो NME डिवाइडेड बाय, मैथ्स वाले समझ जाएंगे कि सर क्या कर रहे हैं, √M, यहाँ पर मैंने R लिख दिया। सिर्फ M के ऊपर √ है, R के ऊपर √ नहीं है। ठीक है, माइनस √NR। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, यही गलती करते हैं सारे, ऐसा कभी मत करना। जब हम √ लगाते हैं तो यहाँ पर R ऐसे, ये सारे कई बुक्स ने भी गलत लिखा हुआ है, तो आपने √ पूरे के ऊपर लगाना है। इसका स्क्वायर कर दो, माइनस करके आपने क्या लिखना है, 2 √ MNR। ध्यान से देखना, √MR माइनस √NR प्लस करके यहाँ प्लस आ गया, जैसे माइनस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आएगा प्लस √MNR और साथ में कैपिटल R। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर खोलोगे, यही आंसर आ जाएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, राइट, माइनस 2AB ये आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये रहेगा। देखो सही है ना। जब इसका स्क्वायर करोगे MR ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे MR आ जाएगा, जो थर्ड टर्म आएगी वो उसके साथ कैंसिल होएगी, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, करके देख लेना, यही चीज़ आएगी, लेकिन ये √ दोनों के ऊपर आएगा, ये ध्यान रखना। अब द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, द करंट इन द सर्किट
will be maximum, the current in the circuit will be maximum, कब मैक्सिमम होगा, if अंडर रूट एम आर डैट इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर। ये ध्यान में देना, अगर ये और ये आपस में बराबर होते हैं तो सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। राइट, क्लियर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आई किसके बराबर हो जाएगा, एन एम ई ओवर 2 अंडर रूट एम एन आर ऑफ, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया, ये तो 0 हो गया, नीचे क्या रह गया 2। यहां से आप ये आ गया ना करंट इतना, तो अगर ये ऐसा है, इफ अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू एन आर, दिस इंप्लाइज, ये क्या कर रहा है, ये तो मैंने करंट आपको निकाल के बता दिया, ये करंट निकाल के बता दिया कितना आएगा, तो ये कंडीशन क्या हुई, स्केलिंग बोथ साइड्स, क्या रह गया, एम आर इज इक्वल टू एन आर, तो आर किसके बराबर आ गया, एन बाई एम इंटू। अगर आर हमारा एन बाई एम इंटू आर होता है तो हमारे पास जो करंट है वो मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा, इतना। इज दैट क्लियर, समझ आ गई बेटा, पता चल गया, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको ध्यान से पढ़ना। ओके देन, गुड बाय बेटा।